हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे सीएफ फाइनल केस रिवीजन में, जिसमें आज हम कवर करेंगे पीयर रिव्यू स्टेटमेंट व्हिच वाज अमेंडेड इन 2021, मेड एप्लीकेबल फर्स्ट टाइम फॉर योर एग्जाम्स इन May 2022. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज 1 क्वेश्चन possibly in descriptive part but definitely 1 question in the MCQ portion. There has been once a time जहाँ पे एक 10 मार्क की integrated case study पूरी peer review statement से आ चुकी थी. A very dynamic chapter which has amendment every alternate attempt. What we are discussing is relevant for May 2022. In fact, recently, just on 11th of April 2022, Institute has published a revised rollout for peer review statement, and that would be something which would be additionally relevant for November 2022 students. However, that's a very small nominal amendments in terms of the date that should not really affect this particular discussion otherwise for November 2022 students substantially. But what we are discussing is absolutely 100% applicable for May 22. नवंबर 22 के लोग भी इसे रेफर कर सकते हैं, subject to the amendment which we are going to share later, a very nominal one. चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे डिस्कशन की. सबसे पहले आप देख लीजिए कि एग्जाम में ये कैसे पूछा गया है. तो नॉट दैट दिस वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड चैप्टर्स, बट यस, इसके साथ में क्वालिटी रिव्यू चैप्टर होता है. ये आपका चैप्टर 17 आईसीआई के मॉड्यूल का है. चैप्टर 17 में पीयर रिव्यू या क्वालिटी रिव्यू दोनों में से एक क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्टिव में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हियर एंड देयर, क्योंकि अब पीयर रिव्यू में अमेंडमेंट हुआ है, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट पॉसिबली फॉर द फोर्थ कमिंग अटेम्प्ट. दो इन चार से हम इसको रिवाइज करेंगे दोस्तों. पीयर रिव्यू में I have been on the board of the peer review trainers of ICI and I have also taken sessions to train chartered accountants. एकदम बुजुर्ग chartered accountant को train किया आपके भाई ने दोस्तों. Any which ways, I don't know what training did I give there, but yes, I have been associated with this forum of ICI very actively. Let's come into the peer review chapter. सबसे पहले अपने को एक चीज समझना है दोस्तों, दिमाग में एक फंडे को एकदम क्लियर कर लेने का है. ये peer review अल्टीमेटली है क्या? बोलते हैं सीए का ऑडिट सीए करेगा तो उसको पीयर रिव्यू बोलेगा. तो सबसे पहली बात, ऑडिट शब्द यूज ही नहीं करना, पूरे चैप्टर में कहीं आता ही नहीं है. आता है तो आता है एग्जामिनेशन या रिव्यू, नो ऑडिट. छोड़ो इन टेक्निकल बातों को, पहले मुद्दे की बात समझो. पीयर रिव्यू का मतलब है कि अपना भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई अपना काम कभी अच्छे से नहीं करे. क्यों अच्छे से नहीं कर रहा है? अरे डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट है यार, चीजें बदलती रहती है, तो हो सकता है कि कहीं उससे कोई भूल चूक लेनी देनी हो गई हो. तो क्यों ना उसी का एक भाई सीए भाई आए और उसके वर्क को रिव्यू करे, और रिव्यू करके उसको बताए यार देख तेरी ये गड़बड़ है, इसको सुधार ले, और थोड़ा समय दे और वो सुधार ले. फिर एक फॉलो ऑन ऑडिट करे और बोले वाह यार सही कर दिया बॉस तूने, और फिर उसे एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि तेरी फर्म पीयर रिव्यू हो चुकी है. कितना सही होगा ना ऐसा. इस पाक उद्देश्य से, इस पावन सोच के साथ पीयर रिव्यू स्टेटमेंट को डिवाइस किया गया. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी लैंग्वेज कहीं पे भी इन्वेस्टिगेटिव फॉर्म की नहीं होना चाहिए. दिस इज नॉट क्वालिटी रिव्यू, दिस इज पीयर रिव्यू. पीयर रिव्यू के अंतर्गत एसेंशियली स्पीकिंग द आईसीआई हैज मेड अ पीयर रिव्यू बोर्ड, नॉन स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट. ये पीयर रिव्यू बोर्ड अपने अंदर पीयर रिव्यूअर्स को एम्पैनल करती है. इनकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स होते हैं, और ये तरह के लोगों को एम्पैनल करके प्रैक्टिस यूनिट, यानी कि जो हमारे सीए भाई लोग प्रैक्टिस में हैं, उनके यहां पर इन पीयर रिव्यूअर्स को भेजा जाता है, और ये उनके सिस्टम्स और प्रोसेस का ऑडिट करते हैं. वाह 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 वाह. किसका ऑडिट करते हैं बेटा? सिस्टम्स और प्रोसेस का ऑडिट करते हैं. यानी एक तरह से ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाते हैं कि सर अरे बिल्कुल सही, छा गए, एकदम सही कहा बेटा तुमने. ये सिस्टम्स और प्रोसेस का ऑडिट करते हैं, ये कंट्रोल्स टेस्ट करते हैं. और जब भी आप कंट्रोल टेस्ट करते हो दोस्तों, तो आपके मन में क्या होता है? हम चेक करते हैं एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस और कंटिन्यूटी. यानी ए, क्या कंट्रोल्स हैव बीन पुट इन प्लेस, एंड बी, वेदर दे हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड थ्रू आउट द पीरियड ऑफ रिव्यू, नॉट ऑडिट. This is what peer review exactly is. Definition से शुरू करते हैं, रट्टा लगाओगे भूल जाओगे, समझ जाओगे, शायद याद रख पाओगे. What is peer review? It is examination and review. किसका? Of systems and procedures. Oh wow, what systems and procedures? Whether they have been put in place. By whom? By the practicing chartered accountant. PU. PU क्या है? ये PU का मतलब प्रैक्टिस यूनिट, जिसका पीयर रिव्यू हो रहा है, जो सीए फॉर्म में प्रैक्टिस में है, जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं. हम चेक कर रहे हैं एक एग्जामिनेशन और रिव्यू, सिस्टम्स और प्रोसीजर्स का.
whether the same have been put in place by the practice unit, क्या practice unit ने उसे अपनी जगह पे existence की बात है basically, put in place, and साथ ही साथ में whether the same have been consistently applied during the period under review. ये peer review है. यानी आपको एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, दो वी आर रिवाइजिंग, बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट एन ऑडिट, इट इज अ रिव्यू examination of systems and procedures of the practice unit, whether those systems and procedures have been put in place by the practice unit and whether they've been consistently applied during the period of review. क्या सिस्टम्स और प्रोसीजर्स की बात हो रही है, बस एक ये मुद्दा बच जाता है डिस्कस करने का. वी आर टॉकिंग अबाउट दो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स व्हिच विल हेल्प यू टू इंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ योर assurance services as envisaged by the technical professional ethical standard as applicable, including the other regulatory requirements, is achieved. भाई एक सीए की क्वालिटी कब सही रहेगी एक प्रैक्टिस यूनिट की, जब वो अपने असाइनमेंट में क्वालिटी ला पाए. कौन से असाइनमेंट? सिर्फ अश्योरेंस असाइनमेंट. यानी कि पीयर रिव्यूअर सिर्फ अश्योरेंस सर्विसेज को रिव्यू करता है, जिसे आप अटेस्टेशन भी कह सकते हो, जिसका मेन उद्देश्य होता है किसी तरह का ओपिनियन आश्वासन देना. इसमें इंटरनल ऑडिट शामिल होगा लेकिन कुछ चीजें शामिल नहीं होंगी, जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज और प्योर कंपाइलेशन सर्विसेज. या तो मैं सिर्फ ज्ञान दे रहा हूं, कोई एश्योरेंस आश्वासन नहीं, या मैं सिर्फ कंपाइलेशन कर रहा हूं, एज इन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके आपको दे रहा हूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के दे रहा हूं, डेटा रिकंसाइल करके दे रहा हूं, स्टफ लाइक दैट. या फिर मैं आपको अटेस्टेशन सर्विसेज दे रहा हूं, सॉरी रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज दे रहा हूं, या टेस्टिफिकेशन कर रहा हूं एज एन एक्सपर्ट विटनेस कहीं पे कोई फॉरेंसिक ऑडिट असाइनमेंट्स वगैरह. तो ये भी क्या है, इसमें आई एम बेसिकली गोइंग देयर एंड बेसिकली स्टेटिंग अ फैक्ट. इसमें किसी प्रकार का कोई एश्योरेंस मैं नहीं दे रहा हूं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो दे रहा हूं. या मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूं, तो मैंने आपको कोड ऑफ एथिक्स में भी बताया था, रिप्रेजेंटेशन सर्विस डू नॉट इन्वॉल्व एनी checking of the data provided. It simply involves taking the data and basically putting up that data in the correct style in front of the authorities. तो इसमें कोई assurance नहीं होता है, तो ये भी इससे excluded है. ड्यू डिलिजेंस एक स्पेसिफिक तरह का इन्वेस्टिगेशन है एंड दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो एक्सक्लूडेड. इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर वगैरह आप करते हो या कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन आप प्रोवाइड करते हो, विच इज जस्ट एन ओपिनियन बट नॉट एन अश्योरेंस ऑन एनी पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग और ऑडिट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लाइंट, जस्ट एन ओपिनियन ऑन अ केस स्पेसिफिक. ये सारी चीजें पीयर रिव्यू, जो पीयर रिव्यू और प्रैक्टिस यूनिट का करेगा, वो प्रैक्टिस यूनिट ने ये सब जो सेवाएं दी है इन सबको वो रिव्यू के स्कोप से बाहर रखेगा. तो इसके अलावा क्या बचेगा? बेसिकली स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, एक्सटर्नल और इंटरनल, अटेस्टेशन सर्विसेज, जहां बेसिकली आप किसी प्रकार का आश्वासन दे रहे हो, अश्योरेंस जिसे हम. तो इट इज ओनली फॉर दोज अश्योरेंस सर्विसेज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, कि हमारे एश्योरेंस सर्विसेज की क्वालिटी आए. अब क्वालिटी कब माना जाएगा? आएगी क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव टर्म है. सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन द ओपिनियन ऑफ सर्टेन पर्सन. तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या कर सकते हैं? वी कैन डिफाइन सर्टेन स्टैंडर्ड्स. मैंने कहा भाई एसी कम करना, इसका क्या मतलब है? इट इज सब्जेक्टिव. भैया ठंड ज्यादा लग रही है इसलिए टेम्परेचर इनफैक्ट कम करना, यानी और टेम्परेचर कम करके इसको, इनफैक्ट तो ठंड अगर आपको लग रही है, आपने कहा कि एसी कम करना है, इसका मतलब ब्लोअर कम करो. ये आपका मतलब गर्मी लग रही है तो टेम्परेचर कम करो. अरे सर क्या बोल रहे हो? सब्जेक्टिव कोई चीज होगी तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा. तो रादर हमने क्या किया है? टेम्परेचर डिफाइन किया है कि भाई किसी को बोलना है तो साफ साफ बोले. क्या बोले? कि टेम्परेचर कम करो या ब्लोअर बढ़ाओ. सेम इसी तरह से क्वालिटी ऑफ सर्विस तब मानी जाएगी जब क्वालिटी के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ने इशू कर रखे हैं आपके लिए. लॉ ने हो सकता है कोई रिक्वायरमेंट आपके ऊपर डाली हो, जब आप उसे अचीव कर लोगे तो हम कहेंगे कि यस वी हैव अचीव्ड द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स. And that is why quality as envisaged in the technical professional ethical standard TPE multiple times term use होगी, और any other regulatory requirement. तो दोस्तों इसी के साथ आपकी डेफिनेशन आपके सामने होती है. पीयर रिव्यू के कोई भी क्वेश्चन में हो सकता है डेफिनेशन कोड करने की जरूरत पड़े. क्या है पीयर रिव्यू? इट इज एन एग्जामिनेशन एंड रिव्यू. किसका? ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स. क्या? वेदर दे हैव बीन पुट इन प्लेस बाय द प्रैक्टिस यूनिट to ensure that we get quality of services in assurance assignments as envisaged in the technical professional ethical standards and other as per other regulatory requirements, and whether these controls or procedures have been consistently applied during the period covered under review.
अपन एज सच रिवीजन कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आई कुड हैव जस्ट सिंपली रेड इट आउट, बट ये ड्रोन चार्ट्स वगैरह एज सच रीड आउट करना है तो आपके लिए चार्ट से आप खुद ही लेके पढ़ लीजिए, उससे फायदा नहीं होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेटिवली कनेक्ट थिंग्स। टेक ऑफ अपना स्मूथ हो जाएगा, आगे की चीजें बहुत फटाफट आसानी से आप समझ पाओगे, पर ये बैकग्राउंड आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो इससे अब आप ऑब्जेक्टिव समझ सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा तो ये लिखना है, डेफिनेशन आएगी तो वो लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंप्लाई विद टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, plus have proper systems including documentation to demonstrate quality of assurance service। तो पीयर रिव्यू का अल्टीमेटली उद्देश्य है कि भैया हम टीपी और अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करें ताकि क्वालिटी ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज आए और इसे हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जब भी आप किसी कंपनी के पास ऑडिट करने जाते हो, इंटरनल ऑडिट खास तौर पे, तो आप कैसे उसको बनाते हो, दाना कैसे डालते हो? आप बोलते हो अरे समझो हम आपके भले के लिए, अरे समझो हमारा काम गलती निकालना नहीं है, अरे समझो हम तो आपके बिहाफ पे काम करके आपको और कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे कि आप चीजों को और बेहतर तरीके से कर सको। सेम इसी तरह से पीयर रिव्यू भी हमें उल्लू बना रहा है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नॉट टू फाइंड डेफिशिएंसी, हम आपकी गलतियां निकालने के लिए नहीं है, सुधार लाने के लिए। आई डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। शायद आधा ग्लास खाली और आधा ग्लास भरा और कुछ नहीं। नेक्स्ट, टू इंश्योर अडियरेंस टू वेरियस स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड टू रेकमेंड मेजर्स टू इंप्रूव प्रोसीजर्स। तो हमें बताना है भाई बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स आपके ऊपर है, हम इसलिए रिव्यू करके इंश्योर करेंगे कि आप उन सबका पालन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो हम आपको रिपोर्ट करेंगे ताकि आप चीजें इंप्रूव कर सको। टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस पैटर्न्स ऑफ नॉन कंप्लायंस, तो हम इंडिविजुअल इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस नहीं देखते। तो सर आप ऐसी बातें कर रहे हो कि पीयर रिव्यू सिस्टम्स ऑफ प्रोसीजर्स का ऑडिट है, इट्स लाइक अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो क्या पीयर रिव्यू और एक्चुअल में जिस पर्टिकुलर पीयू को ऑडिट करेगा, ओ सॉरी एग्जामिनेशन करेगा, क्या उसके रिकॉर्ड चेक नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। उसने जिन क्लाइंट का ऑडिट किया है वो उसके रिकॉर्ड्स मंगाएगा, वर्किंग पेपर उठाएगा और वर्किंग पेपर देखेगा और देखेगा क्या एसएएस का कंप्लायंस हुआ है, क्या सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस हुआ है, क्या गाइडेंस नोट, क्या स्टेटमेंट यानी क्या टीपी और अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस हुआ है। तो वो ये जब देख रहा है तो उसका उद्देश्य ये देखना नहीं है कि ऑडिट सही हुआ है या नहीं, उसका उद्देश्य ये देखना है कि अगर ऑडिट सही नहीं हुआ है तो इसका मतलब कहीं आपके कंट्रोल में कहीं कोई खामी तो नहीं है। उसे लगता है एक आध जगह कहीं कोई मिस्टेक हो गई है, पर ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग व्हिच इज अ सिस्टमिक फेलियर। पीयर रिव्यू अपनी रिपोर्ट में नहीं देगा, ही विल ओनली रिपोर्ट सिस्टमिक इश्यूज। दैट मींस हिज ऑब्जेक्टिव इज टू रिपोर्ट वेयर देयर आर पैटर्न्स ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड नॉट टू आइडेंटिफाई आइसोलेटेड केसेस ऑफ एंगेजमेंट फेलियर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एंड नेक्स्ट, it is primarily directed towards ensuring as well as enhancing the quality of audit and assurance services of chain practice. So our objective peer review is not basically to initiate disciplinary actions against you, but to identify where improvement is required and suggest measures for it so that you can then accordingly improvise things, and then we'll do a follow-on review and then we'll ensure that you've really done things well. तो ध्यान रखना दोस्तों, पीयर रिव्यू में अगर कहीं कोई मॉडिफाइड रिपोर्ट बनती भी है तो इससे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट नहीं किया जाएगा, रादर आपको समय देंगे इंप्रूव करने का और एक फॉलो ऑन ऑडिट करेंगे। तब तक आप चीजों को वापस से प्रॉपर कर लीजिए, और कर लिया तो फिर इट्स ऑल ओके, अदरवाइज देन इन दैट केस देन इट विल बिकम अ केस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर एंड वी आर ऑल ऑन द सेम ग्राउंड। और इसके साथ अपन बाकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। मेंबर मतलब हमारा सीए। पीयर रिव्यू पीरियड 3 साल का होता है। कौन से 3 साल? तो अगर आपने पीयर रिव्यू लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया इन द मंथ ऑफ मई 2022, तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स का पीयर रिव्यू होगा। इसका मतलब आपके फाइनेंशियल ईयर मार्च 22, मार्च 21 और मार्च 20, यानी कि 19, 20, 20, 21, 21, 22, ये 3 फाइनेंशियल ईयर्स होंगे। लेकिन इसके साथ अगर मई 2022 में पीयर रिव्यू हो रहा है तो मार्च 2022 से मई जब तक पीयर रिव्यू हो रहा है, ये वाला पीरियड भी पीयर रिव्यू में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिस यूनिट फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंडिविजुअल मेंबर अगर वो इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर रहा है, विच इज सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू। रिव्यूअर द पर्सन एज इन द मेंबर, तो रिव्यूअर हमेशा एक व्यक्ति होगा, इट विल नॉट बी अ फर्म, जिसको अपॉइंट किया गया बोर्ड के द्वारा टू डू रिव्यू ऑफ अ प्रैक्टिस यूनिट। ऑब्वियसली यू विल हैव टू गेट योरसेल्फ एम्पैनल्ड विद द बोर्ड। जब भी बोर्ड शब्द यूज किया जाए इस पूरे चैप्टर में तो इसका मतलब है पीयर रिव्यू बोर्ड ऑलवेज। रिव्यूअर जाएगा तो उसका अपने साथ में आर्टिकल लेके नहीं जाएगा, उसकी तो आदत सी पड़ गई है, कभी अकेला जाता ही नहीं है। हमारा सीए भाई तो साथ में उसको आर्टिकल लगता ही है। तो आप सोचो दोस्तों, एक सीए का ऑडिट सारी एग्जामिनेशन एक आर्टिकल करेगा तो कैसा लगेगा। तो इसके लिए अगर रिव्यूअर चाहे तो जा सकता है, पर अपने साथ में सिर्फ एक क्वालिफाइड असिस्टेंट ले जा सकता है।
क्वालिफाइड मतलब उसका मेंबर होना जरूरी है, और असिस्टेंट मतलब उसकी रिलेशनशिप हमारे साथ या तो पार्टनर की या फिर फुल टाइम पेड एम्प्लॉय की होना चाहिए, अदरवाइज हम उसको नहीं ले जा सकते, बिकॉज द होल एसेंस इज दैट यू आर बेसिकली चेकिंग द वर्क ऑफ अ सीए फर्म और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. So he's an associate of the reviewer who's either a partner or a paid assistant and obviously has to be a member. अरे ये टीपी क्या है? ये टीपी टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड में सारे आईसीआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे, एमसीए के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडेस आएंगे इन केस ऑफ कंपनीज, एंगेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे, सारे स्टेटमेंट, गाइडेंस नोट, स्टेटमेंट ऑन इंटरनल ऑडिट, गाइडलाइन, नोटिफिकेशन जो भी रेलेवेंट है ये सब, प्लस इनके जो फ्रेमवर्क आते हैं, जैसे अभी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडियस आया, या फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एस हुआ करता था, ऑल दैट स्टफ. और इसके अलावा जो भी रेलेवेंट स्टैच्यू के प्रोविजंस है जैसे शेड्यूल 3 वगैरह जो उस एंगेजमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, ये चीजें 6 मिला के टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स कहलाएंगे. टेंडर मॉनिटरिंग ग्रुप इज बेसिकली अ ग्रुप जो टेंडर्स वगैरह पब्लिश होते हैं उसको मॉनिटर करता है कि वो जो मिनिमम फीस की गाइडलाइन है फुलफिल हो रही है नहीं. और यूडिन बेसिकली आपका एक 18 डिजिट सिस्टम है, आपको सारे के सारे रिव्यू, ऑडिट और सर्टिफिकेट जो आप करते हो उसमें आपको यूडिन देना पड़ता है. ये कैसे काम आएगा? तो काम इसका ये होगा कि जो पीयर रिव्यूअर जाता है रिव्यू करने के लिए किसका, पीयू का, प्रैक्टिस यूनिट का, तो वो प्रैक्टिस यूनिट ने इन पिछले पीयर रिव्यू पीरियड यानी 3 साल में जो जो काम किए हैं, एश्योरेंस सर्विसेज दिए हैं, वो उसकी लिस्ट मांगता है. अगर आप चाहो तो उसको यूडिन जो इशू किए हैं उससे क्रॉस चेक कर सकते हो कि भैया हमें तो बताया तुमने एश्योरेंस इतनी सारी दी है पर यूडिन तो इससे ज़्यादा निकल के आ रहे थे, इसका मतलब तुमने और भी कुछ एश्योरेंस दी है जो तुम हमसे छुपा रहे हो. तो यूडिन होता बेसिकली क्या है, आपको एक बेसिकली आईसीआई ने एक सिस्टम बना रखा है जिसके अंतर्गत आप कोई भी स्टेटमेंट एज इन अ सर्टिफिकेट और अश्योरेंस रिपोर्ट देते हैं तो उसके लिए आपको एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करना पड़ता है, जिसमें आपको किस कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट या रिपोर्ट ओपिनियन है उसके बेसिस पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी, लाइक प्रॉफिट्स पेड अप, कैपिटल एक्सेट्रा, स्टफ लाइक दैट ऑफ द कंपनी, एंड देन यू विल गेट अ यूनिक नंबर व्हिच यू विल हैव टू पुट इट अप ऑन योर रिपोर्ट. सो यू ऑब्वियसली नो दिस पर्टिकुलर फैक्ट, बट इन केस इफ यू नॉट, वंडरफुल, दैट्स व्हाट वी हैव कवर्ड. चलिए, this is basically all about coverage. Now let's come to the important discussion which is coverage. सबसे पहली बात दोस्तों, कवरेज की अगर बात करें तो पहले लेवल 1 2 3 3 लेवल्स हुआ करते थे और अब 2 ही है. वाह, इसका मतलब आपको याद एक ही रखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि बाकी सारे 2 में आ जाते हैं. तो 2 इज द रेसिड्यूरी क्लॉज, उसमें क्या आएगा, ये और बाकी सब कवर्ड है. अब एक चीज समझ लो, जो अमेंडमेंट हुआ है दोस्तों उसके अंतर्गत अब हर सीए फर्म का पीयर रिव्यू अनिवार्य हो चुका है. 2002 से पीयर रिव्यू स्टेटमेंट आ चुका था भारत में, एनरॉन हुआ यूएस में, उसके बाद से शुरू हो गया था, धीरे धीरे इवॉल्व हुआ. पहले कुछ एंटिटीज को कवर करते थे, फिर औरों को कवर किया, बहुत बार इसको रिवाइज किया गया. नफरा आने से पहले रिवाइज किया गया कि भाई नफरा मत लाओ, नहीं माना इंस्टीट्यूट. अभी आईआईए आया, उसमें भी हमने कहा कि भैया आईआईए से रिलेटेड इनफैक्ट जो डिसिप्लिनरी एक्शंस में जो अमेंडमेंट किए गए, सी अमेंडमेंट बिल कहना चाहिए, उसके लिए भी आईसीआई ने बोला पीयर रिव्यू को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. बट खैर सरकार मान नहीं रही अलग, पर अभी आज की तारीख में हर प्रैक्टिस यूनिट का पीयर रिव्यू होगा. हालांकि इसका एक रोल आउट स्टेटमेंट निकाला गया है जिसके अंतर्गत आईसीआई ने एक रिवाइज्ड गाइडलाइन दी हुई है, जिसके अंदर उन्होंने प्लान किया है कि भाई कितने समय के अंदर अंदर हम सारे के सारे हमारे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट यूनिट्स को पीयर रिव्यू में कवर कर लेंगे. सो दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू कम in times to come. If you want to have a look at it, I can show you. So this is basically your ICI website, and here peer review mandate rollout, and this is the latest rollout 11th April 2022, जिसमें डेडलाइंस दी गई है कि हम सारे प्रैक्टिस यूनिट को कवर कैसे फेज वाइज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 2025 तक सबको कवर करने की बात करते हैं. मई 22 के लिए इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, जस्ट चक इट ऑफ एंड लेट्स मूव इट फर्दर. आपको लेवल 1 ध्यान रखना है, ये लेवल 1 यूनिट्स हैं, इनका पीयर रिव्यू आपको कंपलसरली 3 साल में कराना पड़ेगा. इसका मतलब इनके हर साल के असाइनमेंट्स पीयर रिव्यू में कवर जाएंगे, क्योंकि आज पीयर रिव्यू हुआ पिछले 3 साल का, फिर 3 साल बाद कराओगे तो पीयर रिव्यू पीरियड हर केस में 3 साल ही होता है, तो वापस से हो जाएगा. कौन से यूनिट होते हैं? तो एक चीज समझिए, मैं किसकी बात कर रहा हूं, वो सीए फर्म की जिसका पीयर रिव्यू हो रहा है. तो अब आप समझ लो पहले डिफरेंस क्या है. मैं एक एम्पैनल्ड पीयर रिव्यूअर हूं, इंडिविजुअल, तो आईसीआई मुझे भेजेगा अलग अलग प्रैक्टिसिंग फर्म्स के या इंडिविजुअल मेंबर्स के यहाँ पे उनका पीयर रिव्यू करने के लिए. उन फर्म्स और मेंबर्स को प्रैक्टिस यूनिट कहा जाता है.
कौन सी फर्म को आप ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिव्यू कराना चाहेंगे, तो फर्म की पहचान उसके क्लाइंट से होगी। इसका मतलब आप किस तरह के क्लाइंट्स का ऑडिट करते हो उसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे कि आप लेवल 1 हो या 2 हो। 1 हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी एवरी 3 years यू हैव टू गेट अ पीयर रिव्यू डन, एल्स एवरी 4 years you'll have to get a peer review done। तो आपकी कैटेगराइजेशन प्रैक्टिस यूनिट की होगी बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स यू ऑडिट। Number 1, if you have undertaken audit of a listed enterprise, you have to get a peer review done। हालांकि यहाँ पे सेबी की लोडर के अंदर कहा गया है कि लिस्टेड एंटिटीज का ऑडिट सिर्फ वही सीए फर्म करेगी जिसका पीयर रिव्यू हुआ है और उसका पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट वैलिड है। तो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड रहता है, तो जैसे ही आपके 3 साल कंप्लीट होंगे यू अगेन हैव टू गेट अ पीयर रिव्यू डन। और क्योंकि अब सेबी की रिक्वायरमेंट है एंड दिस इज वन पर्टिकुलर प्लेस, इन फैक्ट फॉर द मोमेंट ओनली प्लेस वेयर इट मैंडेट्स कि भैया पीयर रिव्यू नहीं हुआ है सीए का तो वो ऑडिट कर ही नहीं सकता है। तो उस लॉजिक से लिस्टेड एंटिटी के केस में पीयर रिव्यू हुआ है तो ही आप की फर्म लिस्टेड एंटिटी का ऑडिटर अपॉइंट की जा सकती है। नेक्स्ट, अगर आप असेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड का ऑडिट कर रहे हैं, ये सब कौन सी बात हो रही है? स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द कंपनी, नॉट द ब्रांच कंपनी। तो ये इस केस में भी सिमिलरली अगर आप स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर हैं, सेंट्रल ऑडिटर यानी कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी में हो सकता है कि एक सेंट्रल ऑडिटर हो और ब्रांच के ऑडिटर अलग हो, जैसे एसबीआई स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर या डिविजनल ऑडिटर कहा जाता है। तो अगर आप सेंट्रल ऑडिटर हो बैंक या इंश्योरेंस कंपनी के, तो फिर आपका पीयर रिव्यू लेवल 1 एंटिटी की आप प्रैक्टिस यूनिट हो, यानी आपका इफेक्टिवली एवरी ईयर यू विल हैव टू गेट द पीयर रिव्यू डन। इसके अलावा एनी एंटिटी प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडेस, सिंपल बोल दिया भैया अगर आप इंडेस फॉलो कर रहे हो तो आपको पीयर रिव्यू कराना ही पड़ेगा। और इस कारण से हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको इंडेस की एप्लीकेबिलिटी ध्यान में रखना पड़ेगी। इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आ रही है अगर कंपनी के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वो रिव्यू हर साल, इनफैक्ट उसके सारे साल रिव्यू में होंगे या वो लेवल 1 प्रैक्टिस यूनिट माना जाएगा। ऐसा है। ये जितनी भी चीजें अपन ने डिस्कस करी, इनके अलावा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग ट्रस्ट जिसे पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज में कवर किया जाता है या माना जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी की डेफिनेशन नहीं दी है पीयर रिव्यू स्टेटमेंट में, तो आप यूं समझ लो नफरा जिन बॉडीज को कवर करता है वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। तो नफरा की बॉडीज में बेसिकली कवर होती है लिस्टेड एंटिटीज, पब्लिक कंपनीज जिनमें 500-500 करोड़ की लिमिट है, पेड अप कैपिटल, बोरिंग्स और टर्नओवर, या फिर आपकी बैंक, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न करती हुई कंपनियां, उनकी सब्सिडरी, एसोसिएट, जेवीज, तो वो आपका नफरा है। रूल 3 अंडर सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो क्योंकि यहां डिफाइंड नहीं है तो नॉर्मली उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज माना जाता है। अगर आप उसको ऑडिट कर रहे हैं तो देन इन दैट केस ऑल्सो, अगर आप ऐसी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो तो आपकी सीए फर्म लेवल 1 प्रैक्टिस यूनिट मानी जाएगी। ये अपन ने एज सच डिस्कशन में कितने पॉइंट्स कवर कर लिए? फर्स्ट एएमसी, सेकंड लिस्टेड एंटिटीज, थर्ड पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, फोर्थ इंडेस में कवर्ड एंटिटीज, फिफ्थ सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है, नेचर ऑफ एंटिटी के बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन हो रहा है एज लेवल 1 प्रैक्टिस यूनिट। अब बाकी की कुछ लिमिट्स अपन देखते हैं जहां पे कुछ लिमिट्स प्रिस्क्राइब की गई है। क्या? एंटिटी विच हैज रेज फंड फ्रॉम पब्लिक बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ मोर देन 50 करोड़। और एक और लिमिट है वेर यू हैव रेज फंड्स बाय वे ऑफ डोनेशंस और कंट्रीब्यूशन। आपके आईसीआई के मॉड्यूल में इसको 2 लिमिट की तरह दिया गया, मैंने कंबाइन करके एक कर दिया, बिग डील। तो 50 करोड़ से ज्यादा अगर आपने क्या किया है, फंड्स रेज किए, वेदर थ्रू बोरोइंग्स और बेसिकली थ्रू डोनेशंस, वेदर थ्रू बैंक और थ्रू पब्लिक, इन दैट केस यू विल गेट कवर्ड अंडर लेवल 1। वापस से रिपीट कर रहा हूं, किसने रेज किए हैं? एक कंपनी ने जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं, तो मैं वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या फर्म लेवल 1 कहलाऊंगा। तो ये मेरे क्लाइंट्स की बात हो रही है कि मेरे क्लाइंट ऐसे। सेकेंड, एक सीए फर्म एक ऐसी एंटिटी का ऑडिट या एश्योरेंस सर्विसेज देती है जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है या टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। कुछ जगह
प्रॉब्लम ये है कि लिमिट जो दी गई है वो मोर देन इक्वल टू है, कुछ जगह मोर देन है। जैसे कि यहाँ पे मोर देन 50 करोड़ है, ये मोर देन 100 है, लेकिन ये मोर देन इक्वल टू 250 है। स्ट्रेंज है, पर अब ऐसा ही है। तो आपके क्लाइंट का टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में आप सीए फर्म लेवल 1 है। एंटिटी फंडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मोर देन 50 करोड़, तो ये डोनेशन वाला पॉइंट आ गया एक तरह का। तो कोई गवर्नमेंट स्कीम में आपके पास फंडिंग आई है 50 करोड़ से ज्यादा, तो ये सिमिलर पॉइंट है। एनबीएफसी हैविंग डिपॉजिट्स ऑफ 100 करोड़ और अबव, अब ये डिपॉजिट्स अगर आपने रेस किए हैं तो बेसिकली अगर आप देखो तो टेक्निकली अगर आप 50 करोड़ से ज्यादा के फंड रेस कर रहे हो तो यू आर कवर्ड देयर इटसेल्फ। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली किसकी बात की गई है? डिपॉजिट से। तो डिपॉजिट हो सकता है आपने पब्लिक से रेज नहीं किया हो, कहीं और से किया, तो उस केस में ये वाली लिमिट आपके लिए एप्लीकेबल होगी। पर पब्लिक से आप 50 करोड़ के फंड रेज कर रहे हो, 50 करोड़ से ज्यादा के फंड रेज कर रहे हो, तो आप अदरवाइज 4th पॉइंट में कवर हो रहे थे। एंड फाइनली सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है या मोर देन इक्वल टू नहीं है, या फिर जिनकी नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा है। तो दीज आर स्ट्रेंज लिमिट्स, यू विल हैव टू काइंड ऑफ मग दीज अप। इसको सिंपल तरीका याद रखने का, 5 नेचर ऑफ एंटिटी के बेसिस पे, 5 लिमिट्स के बेसिस पे। नेचर ऑफ एंटिटी के बेसिस पे लिस्टेड एंटिटी, असेट मैनेजमेंट कंपनीज, आपकी म्यूचुअल फंड्स इंक्लूडेड, जो कंपनीज इंडेस फॉलो करती है, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट अगर आप बैंक इंश्योरेंस कंपनीज का कर रहे हैं, और इनके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, बॉडी कॉर्पोरेट ट्रस्ट। अब आते हैं कुछ लिमिट बेस्ड। तो लिमिट बेस्ड में पहले अपन बात करते हैं फंड्स रेज की। अगर आपने पब्लिक से, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मोर देन 50 करोड़, या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की डोनेशन से मोर देन 50 करोड़, दिस इज बेस्ड ऑन द फंड्स रेज्ड। या फिर एनबीएफसीओ और मोर देन 100 करोड़ के आपने डिपॉजिट्स रेज किए, तो इन केस ऑफ एनबीएफसी इट इज मोर देन इक्वल टू 100 करोड़। ये फंड्स रेज्ड के बेसिस पे हो गया। एंड देन वी हैव बेसिकली बेस्ड ऑन नेटवर्थ एंड टर्नओवर। तो अगर आपकी पर्टिकुलर कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर आपकी नेटवर्थ मोर देन 100 करोड़ है, बट यहीं अगर वो सेंट्रल स्टेट पीएसयू या कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो टर्नओवर मोर देन 250 करोड़ और नेटवर्थ सिर्फ 5 करोड़ से ज्यादा, देन इन दैट केस आपका अगर ये क्लाइंट है तो आप लेवल 1 प्रैक्टिस यूनिट कराएंगे, बाकी सारे लेवल 2 कहलाते हैं। लेवल 2 का 1 in 4 ईयर होना है, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं लेवल 2 में क्या क्या आ सकता है। तो एवरीथिंग एल्स इज लेवल 2, दैट्स बेसिकली इट। फिर भी कुछ चीजें डिफाइन की गई है। एप्लीकेबिलिटी विल बी बेस्ड अबाउ पीरियड, और ये आपको असाइनमेंट कब देखने हैं, तो जो भी पीयर रिव्यू का पीरियड है, यानी पिछले 3 साल में कभी भी आपने इनमें से कोई क्लाइंट का ऑडिट किया, एक भी ऐसा आपका क्लाइंट हुआ, तो आप लेवल 1 हो जाओगे। इनके अलावा अगर चाहें तो कोई भी स्यू मोटो अप्लाई कर सकता है कि भैया मेरा पीयर रिव्यू कर दो, आ बैल मुझे मार, बहुत अच्छा लगता है, कोई मुझे ऐसे, तो अपन बुलवा के पीयर रिव्यू करा सकते हैं। ऐसा नॉर्मली कब कराओगे, जब आपको आगे जाके कोई लिस्टेड एंटिटी वगैरह का ऑडिट करना है। तो बोर्ड के पास कोई इन्फॉर्मेशन टिप आती है तो वो स्पेशल केस रिव्यू भी करा सकता है ऑफ एनी प्रैक्टिस यूनिट, और फिर उस पर्टिकुलर केस में वो उसके पावर में होगा उसे क्या करवाना होगा। स्यू मोटो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्यू मोटो अप्लाई किया तो ध्यान रखना 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि आपका पीयर रिव्यू ऑर्गेनाइज करके आपको देगा। पीयर रिव्यू बोर्ड काउंसिल का अप्रूवल लेके इन क्राइटेरिया को समय समय पर बदल सकता है, और अभी अपन ने रोल आउट देखा, उसके अंतर्गत पीयर रिव्यू बोर्ड ने काउंसिल की परमिशन लेके वो रोल आउट निकाला है। कोई चाहे कम इंटरवल्स में पीयर रिव्यू करवाना, जैसे कि 4 साल में, और आप चाहते हो 3 साल में कराना, तो आपके पास वो ऑप्शन भी होगा। ध्यान रखिएगा पीयर रिव्यू की जो फीस होती है वो डिसाइड करती है बोर्ड, लेकिन उसको पे करना होता है प्रैक्टिस यूनिट को। ये सारा का सारा डिस्कशन स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू के बेसिस पर हो रहा है, और ध्यान रखिएगा कि इसे आईसीआई ने डीम्ड गाइडलाइन, यानी काउंसिल की जनरल गाइडलाइन जो होती है, इसे डीम गाइडलाइन माना है। यानी अगर पीयर रिव्यू स्टेटमेंट कोई भी सीए फॉलो नहीं करता है तो माना जाएगा कि उसने आईसीआई की गाइडलाइन फॉलो नहीं करी है, और इसलिए वो शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज 1 के अंतर्गत कॉन्ट्रावीनिंग एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, रेगुलेशंस और गाइडलाइन में गिल्टी पाया जाएगा, जस्ट इन केस इफ यू डोंट डू द पीयर रिव्यू राइट। स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू पे आते हैं, क्या क्या चीजें कवर होगी। तो अपन ने ये तो पढ़ लिया सिर्फ एश्योरेंस एंगेजमेंट कवर होगी, और उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें चेक करते हैं। और इस सर ये क्या सवाल है, तो दोस्तों एक बात बताओ, जब आप पीयर रिव्यू करोगे तो क्या पीयर रिव्यू में आप सिस्टम्स चेक करोगे? जी सर, सिस्टम्स और कंट्रोल्स का ही एग्जामिनेशन करना है, यही आपने पढ़ाया है, हम समझ गए इसको। अच्छा, इसके अलावा वो सब चेक करोगे क्या, कुछ एक्स्ट्रा चीज है, जैसे कि स्टाइपेंड आर्टिकल कुछ समय पे दिया या नहीं, या उससे काम वो करा रहे हैं जो कराना चाहिए, उसके अलावा तो नहीं करा रहे।
तो क्या किया हमने, बोला सिस्टम प्रोसीजर्स ही चेक कराने हमें, ताकि क्वालिटी आ रही है या नहीं ऑडिट या एश्योरेंस सर्विसेज की, वो देख ले हम। बट इसके अलावा स्पेसिफिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें लगता है कंप्लायंस चेक कराना है, तो वो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आपके ऊपर थोप दी गई है, किसके ऊपर, पीयर रिव्यूअर के ऊपर, कि यार तू अलग से इन चीजों को चेक कर लेना। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या है, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग सही आना चाहिए। हमें इंश्योर करना है टीपी का कंप्लायंस हुआ है नहीं, इसके लिए हमें सिस्टम्स और प्रोसीजर्स देखने हैं। 3 चीजें एडिशनली ऐड कर दी गई है। एक, क्या आप प्रॉपर ट्रेनिंग अपने आर्टिकल्स को दे रहे हो। बी, आर्टिकल स्टाफ जो भी है, आर्टिकल्स की क्या अटेंडेंस रजिस्टर, वर्क डायरी, स्टाइपेंड पेमेंट और रिलेटेड रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है या नहीं। आर्टिकल को देखो कितनी तवज्जो दी गई है, क्योंकि धीरे धीरे प्रजाति नहीं तो विलुप्त हो जाएगी, एटलीस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द सीए फर्म्स। एंड फाइनली काउंसिल मेंबर्स को अलग अलग डायरेक्शन और गाइडलाइंस देती है, जैसे फीस चार्ज, नंबर ऑफ ऑडिट्स टू बी टेकन, रजिस्टर टू बी मेंटेन होता है ना, आपको रजिस्टर बनाना होता है कंपनी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, असाइनमेंट्स का, उसका भी कंप्लायंस चेक करना है। So these 3 are nothing to do with assurance service, but these are relating to your own record keeping. This is also specifically included in the scope of peer review. तो क्वेश्चन स्कोप ऑफ peer review का आएगा तो ये सब लिखोगे। बहुत बढ़िया, ये peer review बोर्ड है, आप जनरली देख सकते हो, 12 लोगों का मेंबर्स होगा, मिनिमम 50% काउंसिल के बाद नॉमिनेटेड होंगे। ये लोग क्या करेंगे, इनका क्या काम होगा, तो टर्म 2/3 मेंबर की कम से कम काउंसिल में उनकी जो टर्म है या 3 साल जो भी कम है वो होगी। रोटेशन चेयरमैन वाइस चेयरमैन हर साल किया जा सकता है, वैकेंसी आई तो बोर्ड फिल करेगी। रिस्ट्रिक्शन, डिसिप्लिनरी कमेटी या बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन का कोई मेंबर पीयर रिव्यू में नहीं होगा। रिपोर्ट, जब भी काउंसिल की मीटिंग होगी उससे पहले इनको अपनी रिपोर्ट देनी होगी। मीटिंग जब भी होगी तो मिनिमम 3 लोग होना चाहिए, क्योंकि 3 में ही झगड़े होंगे, 2 में क्या होएगा, डेडलॉक आ जाएगा। तो मिनिमम 3 और 1/3 विच एवर इज एटलीस्ट इतने मेंबर्स आपके प्रेजेंट होना चाहिए, विच एवर इज हायर आप बोल सकते हो, या 1/3 और एटलीस्ट 3 ऐसा कह सकते हो, जिसमें चेयरमैन नहीं तो वाइस चेयरमैन तो होना ही चाहिए। नहीं है तो फिर आपको आधे घंटे तक रुकना है और फिर एडजर्न कर देना और अगली बार जब भी होगी मीटिंग करना है। कम से कम आपको एक कैलेंडर क्वार्टर यानी जैन फेब मार्च इज 1 कैलेंडर क्वार्टर, अप्रैल मई जून इज 1 कैलेंडर क्वार्टर, उसमें एक मीटिंग तो आपको रखनी ही पड़ेगी। कॉन्फिडेंशियलिटी का डिक्लेरेशन होता है पीयर रिव्यू में, एंड इट हैज टू बी साइंड बाय ऑल द रिव्यूअर्स, मेंबर्स ऑफ द पीयर रिव्यू बोर्ड, एनी क्वालिफाइड असिस्टेंट व्हिच इज बीइंग असिस्टेड, एंड द प्रैक्टिस यूनिट इज आल्सो बाउंड बाय कॉन्फिडेंशियलिटी, दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी डिक्लेरेशन फॉर इट। कॉन्फिडेंशियलिटी में आपको क्या इंश्योर करना है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज क्योंकि यहाँ पे एक रिव्यूअर एक सीए फर्म के यहाँ जा रहा है और उसके सारे क्लाइंट के वर्किंग पेपर्स वो चेक कर सकता है, तो he is basically getting access to a lot of information. That is why the reviewer needs to really have a good confidentiality compliance. For that it is said that all times you will have to preserve and aid in preserving secrecy of any matter arising in performance or assistance of performance, directly or indirectly related to the process and conduct of peer review. Simple. Again, you shall not make use of or disclose the contents of review report or any confidential information about the process of review as required by board or council. अगर आपने ऐसा किया तो इसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। इसके लिए एक डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन किया जाता है। कौन करता है ये, रिव्यूअर और क्वालिफाइड असिस्टेंट, एंड बोर्ड के पास फाइल किया जाता है। All members of the board also are required to sign the declaration of confidentiality. तो सिर्फ प्रैक्टिस यूनिट से डिक्लेरेशन नहीं साइन कराते, बाकी सबसे साइन कराते हैं, बाकी सब यानी मेंबर्स ऑफ द पीयर रिव्यू बोर्ड, क्वालिफाइड असिस्टेंट एंड द पीयर रिव्यूअर हिमसेल्फ। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी टू बी अ रिव्यूअर। कौन हो सकता है रिव्यूअर? सर आप भी हो क्या? मैं पीयर रिव्यूअर नहीं हूँ दोस्त, मैं पीयर रिव्यू का ट्रेनर हूँ, तो मेरी यहाँ पे कहीं कोई मेंशन ही नहीं है। एनी विच वेज, तो इनफैक्ट मैं आई यूज्ड टू टेक ट्रेनिंग प्री कोविड टाइम्स। तो अब अपन आते हैं रिव्यूअर की एलिजिबिलिटी के ऊपर। एलिजिबिलिटी ऑफ रिव्यूअर का मतलब क्या है, कौन रिव्यूअर अपॉइंट हो सकता है? तो ये पूरे के पूरे स्टैंडर्ड स्टेटमेंट में इनफैक्ट 7 का आंकड़ा बड़ा काम का है। तो सबसे पहली बात आप ऐसे याद रख लेना कि जो मेंबर प्रैक्टिस में कम से कम 7 साल का ऑडिट एक्सपीरियंस है, यानी आज वो प्रैक्टिस में और उसका पुराना कम से कम 7 साल का ऑडिट एक्सपीरियंस है, तो उसे आप अपॉइंट कर सकते हो। पर सपोज कोई मेंबर ऐसा है जो इंडस्ट्री से प्रैक्टिस में है और अभी प्रैक्टिस में, यानी आज प्रैक्टिस में होना तो अनिवार्य, तो ये आप उसे रिव्यूअर अपॉइंट करना, क्योंकि उसको तभी चीजें समझ में आएंगी। पर उसका पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ और एज एन एम्प्लॉई ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। तो ही वाज मे बी लेट्स से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई इन अ सीए फर्म और एनी कंपनी डूइंग इंटरनल ऑडिट एंड ऑल। सो उसमें कहा गया है कि उसका कम से कम 10 साल का ऑडिट एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में होना चाहिए और कम से कम प्रैक्टिस में आने के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 - 3 7 ऐसे याद रख लेना।
तो अगर आप अभी प्रैक्टिस में हो तो ही आप रिव्यूअर हो सकते हो। अगर आप पहले से प्रैक्टिस में थे तो 7 साल का ऑडिट एक्सपीरियंस, अगर आप पहले से प्रैक्टिस में नहीं थे, पहले इंडस्ट्री में थे, तो वहां पे कम से कम 10 साल, और प्रैक्टिस में आने के बाद कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। चलिए तो दिस इज 10 + 3, ऐसे 13 हो गया। याद रखने के लिए 10, 3, 7 ऐसे मैंने बताया, और कुछ। देन has undergone training and cleared the requisite test for peer review, इसी के लिए मैं ट्रेनिंग देता था उनको ताकि वो टेस्ट पास करते थे। And then furnished a declaration prescribed by the board at time of empanelment as peer reviewer. तो बेसिकली आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ती है कि भैया मैं पीयर रिव्यू करने के लिए तैयार हूं, मैं आई विल अबाइड विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ द पीयर रिव्यू स्टेटमेंट एंड आई विल कंप्लाई विद द पीयर रिव्यू बोर्ड रिक्वायरमेंट्स प्लस अ डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये 2 अलग अलग डिक्लेरेशन है जो आपको साइन करनी। तो भैया पीयर रिव्यूअर बनने के लिए आपकी सबसे पहले एलिजिबिलिटी आएगी 7 साल या 10 + 3 साल वाले प्रोविजन से। उसके बाद आपको ट्रेनिंग टेस्ट पास करना है, उसके बाद एक आपको साइन करना है डिक्लेरेशन विद रिस्पेक्ट टू द पीयर रिव्यू स्टेटमेंट एंड अ डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। ये सब करने के बाद आप एलिजिबल हो गए पीयर रिव्यू करने के लिए। ध्यान रखना दोस्तों, पीयर रिव्यू कौन करेगा? आप सोचिए अगर चोर को ही मैं भेज दूं चोरी पकड़ने के लिए तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छे से चोरी पकड़े, लेकिन आप समझिए कि सामने वाला उसको तवज्जो ही नहीं देगा। मतलब क्या मजे आएंगे दोस्तों कि आपके घर पर मैं हूं एक पीयूसी इन प्रैक्टिस और मेरे घर पे एक पीयर रिव्यूअर आया और मैंने बोला हा तुम तो वही हो ना, तुम्हारा नाम आईसीआई की मैगजीन में छपा था, बड़े पॉपुलर हुए थे तुम, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया था ना इंस्टीट्यूट ने, 6 महीने तक तो तुम्हारी प्रैक्टिस सीओपी छीन ली थी, और आज तुम पीयर रिव्यू कर रहे हो। क्या बात है दोस्तों, चोर अब चोरी पकड़ेंगे। सही बात है, तुमने इतनी चोरी की है, तुमको तो मालूम है चोरी कैसे होती है, मजाक उड़ जाए। इसलिए कहा गया है कि पीयर रिव्यूअर उसी को अपॉइंट किया जाएगा जिसके अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना तो पेंडिंग है, ना उसको कभी पास्ट में प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी होल्ड किया गया है डिसिप्लिनरी कमिटी या बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के द्वारा या कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा। ही शुड नॉट हैव बीन कंडक्टेड फॉर मॉरल टर्पिट्यूड एंड ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। उस ऑफेंस में इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान अगर दिया है लॉ में तो फिर आप गए, भले ही आपको इम्प्रिजनमेंट हुआ है या नहीं। प्लस हो सकता है आपने ऐसा भी सोचा हो, जिस दिन आपके आर्टिकलशिप का 108 फॉर्म भराने गए हो तब उस दिन आपके सीए ने आपको खूब प्रताड़ित किया हो, छुट्टियां डाली हो और आपको लगा हो ये हमारे साथ गलत हो रहा है और इसका प्रतिशोध हम लेंगे। उस दिन से हम आज तक प्रतिशोध की आग में चल रहे थे, हमने सीए पूरा किया, हमने इसके बाद सीओपी ली और हम सिर्फ एक दिन का इंतजार कर रहे थे कि किसी एक दिन मैं बनूंगा पीयर रिव्यूअर और जाऊंगा उसी सीए का पीयर रिव्यू करने और फिर एक ऐसी रिपोर्ट बनाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगा कि उसने गलत आदमी से पंगा लिया। ऐसी प्रतिशोध की आग में मत जलना आर्टिकल, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि जहां पर आपने आर्टिकलशिप करी थी उस पार्टनर उस प्रैक्टिस यूनिट का आप क्या नहीं कर सकते। तो जिस भी आपने कोई प्रैक्टिस यूनिट के किसी पार्टनर के अंदर आर्टिकलशिप किया तो उस प्रैक्टिस यूनिट का पीयर रिव्यू नहीं करोगे। प्लस कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका आता है देन इन दैट केस यू शुड नॉट डू द पीयर रिव्यू ऑफ दैट एंटिटी एज एन आपकी रिलेटिव है या कोई ऐसा है। तो साथ ही साथ में जिस भी आपने एंटिटी का पीयर रिव्यू प्रैक्टिस यूनिट का पीयर रिव्यू करोगे उससे पिछले 2 साल में और अगले 2 साल में, तो ये अमेंडमेंट है, पहले सिर्फ 2 साल होता था, अब साफ साफ लिखा गया है कि आपने आज पीयर रिव्यू किया है तो आज से पहले 2 साल और आज के बाद के 2 साल तक आप उससे कोई असाइनमेंट नहीं लेंगे। नहीं तो मालूम पड़ा आपने बोला चल रिपोर्ट तेरी इसी बना देता हूँ, तेरे फायदे की बना देता हूँ, पर तू मुझे तेरा कोई असाइनमेंट आउटसोर्स कर देना, तो वो अलाउड नहीं। ठीक है, दिस इज एक ज्ञान गणित की बात है कि भैया पीयर रिव्यू का अपना स्पेशल सिग्निफिकेंस है और बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप अपना ऑडिट चलते रहो, फर्म चलती रहेगी और साथ साथ में ही हो जाएगा। साथ ही साथ में क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो इसके लिए हमें पीयर रिव्यू कराना चाहिए, हम अपडेटेड रह सकें। एक सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलेगा कि भाई आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो। नहीं, पीयर रिव्यू विल बी एंडोर्समेंट ऑफ द फैक्ट यू आर डूइंग योर वर्क वेल। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कल दिन अगर आपके ऊपर कोई इंक्वायरी आई तो बोल सकते हो मेरी फर्म पीयर रिव्यूड है, इसलिए चांसेस कम है कि भैया हमने कोई गड़बड़ करी हो। और ऐसे भी ये मैंडेटरी है बिकॉज आईसीआई अपनी एसेट्स क्रेडिट बनाना चाहेगा और आप देखते हैं इसके लिए हम पीयर रिव्यू को मैंडेटरी रखना चाहेंगे। हालांकि इन सब के बाद भी पीयर रिव्यू की अपनी लिमिटेशंस है, तो देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस। रिव्यूअर कंडक्ट्स रिव्यू एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू। इट डज नॉट और मे नॉट डिस्क्लोज ऑल वीकनेस इन compliance with technical, professional, ethical standards and maintenance of quality of assurance services. As we do selective tests, there are inherent limitations. Hence, you can say that there could be departures of system which may not get detected out of peer review. This is basically a limitation of any kind of examination or review which also exists in case of peer review.
ये जितनी चीज़ें इनसे एसोसिएटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आरटीपी एमटीपी में कहीं पे भी पूछे गए नीचे दिए हुए हैं, ये आप खुद रेफर कर सकते हैं। ऑब्लिगेशन क्या होगी, सिंपल सी बात है भैया, पीयर रिव्यूअर की ऑब्लिगेशन क्या होगी, रिव्यूअर की ऑब्लिगेशन होगी कि वो अपना काम एज पर पीयर रिव्यू स्टेटमेंट करे, प्रॉपर क्वालिटी के साथ करे। इंपॉर्टेंटली किसी प्रकार का कोई एक्सट्रैक्ट वो क्लाइंट की फाइल से नहीं ले, जो देखना है वहीं देखे, देख के वहीं काम करे और चले जाए। कोई फोटोकॉपी वगैरह नहीं ले सकता, फोटो नहीं खींच सकता, टाइम फ्रेम में काम करें और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनाए। ध्यान रखना कि अगर पीयर रिव्यू बोर्ड चाहे तो पीयर रिव्यू से रिव्यू खत्म होने के 18 महीने के अंदर अंदर उसके डॉक्यूमेंटेशन मांग सकती है, आपको देना पड़ेगा। हो सकता है आपने पढ़ा हो डॉक्यूमेंट मेरी प्रॉपर्टी होती है, वर्किंग पेपर मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी इच्छा होगी तो दूंगा तो नहीं दूंगा, पर अगर आपके असाइनमेंट में पहले से बोल दिया गया है कि भैया आपको पीयर रिव्यू बोर्ड को डॉक्यूमेंट देना पड़ेंगे और उसके शर्त में ही आपने पीयर रिव्यू एक्सेप्ट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है रिव्यूअर को देना पड़ेगा। मैं रिव्यूअर की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिस यूनिट की क्या जवाबदारी होगी, सिंपल सी बात है, सारी इन्फॉर्मेशन दे, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए दे तो जो असिस्टेंस चाहिए वो दे, और कोई भी इंफॉर्मेशन और मैटर जो लेजिबल फॉर्म में नहीं, हिंदी इंग्लिश के अलावा लिखा गया है, तो उसको आपको ट्रांसलेट करके देना पड़ेगा किसको, पीयर रिव्यूअर को। एक क्वालिफाइड असिस्टेंट आप ले जा सकते हो, बस एक सीए होना चाहिए। डिसिप्लिनरी एक्शन उसके अगेंस्ट भी कभी लिए नहीं जाए हों, या उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी कंडक्ट के या वो कभी गिल्टी नहीं पाया गया उसका खुद का भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंस उसकी भी होना चाहिए उस प्रैक्टिस यूनिट के साथ जिसके यहाँ पर आप उसे लेके जा रहे हो पीयर रिव्यू कराने के लिए। तो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए भाई, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ये भी साइन करेगा, सीए होना चाहिए, साथ ही साथ में आपका पार्टनर या पेड असिस्टेंट होना चाहिए। बोर्ड को भी बताना पड़ेगा और प्रैक्टिस यूनिट को भी बताना पड़ेगा एडवांस में कि भैया मैं ये असिस्टेंट लेके आ रहा हूँ। और ध्यान रखना बोर्ड और प्रैक्टिस यूनिट से ये डायरेक्टली बात नहीं करेगा, सिर्फ आपसे बात करेगा। तो आप इसे नहीं बोल सकते तू आईसीआई के पास ये रिपोर्ट भर दे या प्रैक्टिस यूनिट से तू डायरेक्ट बात कर ले, मीटिंग तू कर ले, नहीं, वो सिर्फ हमारे को सपोर्ट करेगा। प्रैक्टिस यूनिट या बोर्ड उससे बात भी नहीं करेगी, उसको इग्नोर मारेगी, इग्नोर। चल देन व्हाट इज द रिव्यू प्रोसेस। तो रिव्यू का प्रोसेस बेसिकली कहा गया है कि आप कोशिश करें कोऑपरेट टू कंप्लीट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ द पीयर रिव्यूअर। तो प्रोसेस क्या होता है, 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पीयर रिव्यूअर सिलेक्ट करते हैं। तो एक बार सिलेक्शन होएगा पीयर रिव्यूअर और प्रैक्टिस यूनिट का, फिर उसके बाद प्लानिंग करते हैं अपन कि कब करना है, किस दिन जाके अपने को एग्जामिनेशन करना है, और फिर वहां जाके एग्जीक्यूशन होता है। क्या जाना जरूरी है, अपन बात करेंगे। रीसेंट क्लैरिफिकेशन आया है इसका, हो सकता है एग्जाम के लिए काम आ जाए। और फिर रिपोर्टिंग। सिलेक्शन कैसे होएगा, तो सबसे पहले प्रैक्टिस यूनिट के पास एक लेटर आएगा जिसमें लिखा होगा, जान के तुम्हें बड़ी खुशी या शायद बहुत दुख होगा कि तुम्हारी प्रैक्टिस यूनिट को अनलकी ड्रॉ में सिलेक्ट किया गया है। ड्रॉ नहीं निकलता है भैया, सबका कराना ही है। तो एक स्टेटमेंट आ जाता है साल के शुरू में कि भैया आपके इस साल आपके प्रैक्टिस यूनिट का क्या कराया जाएगा, पीयर रिव्यू कराया जाएगा। तो आपके पास जैसे ही स्टेटमेंट आएगा तो आपको क्या किया जाएगा, एक डिटेल डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनर फॉर्म अप्रूव करके फिल करने के लिए दिया जाएगा, जो आपको 7 दिन के अंदर अंदर करना है। और आपको 3 रिव्यूअर के ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक को आपको कबूलना है, तीनों को नहीं कबूल लेना। हाँ। तो सबसे पहले आपके पास प्रैक्टिस यूनिट के पास एक इंटीमेशन आया कि भाई आपको सिलेक्ट किया गया है पीयर रिव्यू के लिए। उसमें एक डिटेल डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनर फॉर्म दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा, जिसको प्रैक्टिस यूनिट को पूरा फिल करके देना पड़ेगा, जिसमें आपने क्या असाइनमेंट किए पिछले 3 सालों में, ऐसी सब डिटेल्स उसमें ली जाती हैं। और ये आपको 7 दिन के अंदर अंदर सबमिट करना है बोर्ड को। साथ ही साथ में 3 रिव्यूअर के नाम बोर्ड प्रैक्टिस यूनिट को रेकमेंड करेगी, और प्रैक्टिस यूनिट को 7 दिन के अंदर अंदर उन 3 में से किसी एक नाम पे सहमति देनी। जिसको आपने सिलेक्ट किया है बोर्ड उसे इंटीमेट करेगी और उस व्यक्ति को भी 7 दिन में सहमति देनी। तो पहले बोला आपका पीयू में सिलेक्शन हुआ, ये क्वेश्चनर भरो, आपने क्वेश्चनर 7 दिन में भर के भेज दी। फिर आपको बोला चलो इन 3 में से एक रिव्यूअर एक्सेप्ट करो, आपने 7 दिन में रिव्यूअर एक्सेप्ट कर लिया। जिसको आपने एक्सेप्ट किया उस रिव्यूअर को मैंने बोला सुन पीयर रिव्यूअर काम आया है तेरे लिए, तुझे इसका रिव्यू करना है, वो 7 दिन में अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा। यानी अब मियाँ बीवी रिव्यूअर और प्रैक्टिस यूनिट राजी हो चुके हैं, तो अब प्लान किया जाए पीयर रिव्यू। अब किसके बीच बात होना शुरू हो जाना चाहिए, पीयू और पीआर के बीच में। अब प्रैक्टिस यूनिट और पीयर रिव्यूअर आपस में बात करेंगे। तो जब रिव्यूअर की कंसेंट बोर्ड के पास आ गई, तो बोर्ड अपने हिसाब से पीयू को बताएगी, और 2 दिन के अंदर अंदर जो कंप्लीट क्वेश्चनर है जो उसने पहले बोर्ड को दी थी, वो क्वेश्चनर उसे अब पीयर रिव्यूअर को भेजना है। साथ ही साथ में अगर कोई पीयू के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, या कोई क्वालिफाइड असिस्टेंट जो प्रैक्टिस यूनिट में काम कर रहे हैं
उनके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है बाय एनी रेगुलेटरी मॉनिटरिंग एनफोर्समेंट बॉडी, कब? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द पीरियड ऑफ रिव्यू और एनी टाइम देयर आफ्टर। यानी अगर मई 22 में रिव्यू हो रहा है तो अप्रैल में 22 प्लस पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कोई भी प्रोसीडिंग प्रैक्टिस यूनिट या उसके कोई भी यूनिट के क्वालिफाइड असिस्टेंट जो यहाँ पे उनके यहाँ पर कोई भी CA फुल टाइम प्रैक्टिस में फुल टाइम एम्प्लॉई है उनके अगेंस्ट चल रही है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन है 2 दिन के अंदर अंदर आप उसको दो। पीयर रिव्यू बोर्ड अगर चाहे तो यूडिन डायरेक्टरेट से जितने यूडिन उस प्रैक्टिस यूनिट ने निकाले हैं वो रिव्यूअर के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि क्रॉस चेक कर लो आप इंफॉर्मेशन। अब पीयर रिव्यूअर सबसे पहले लिस्ट देखेगा और लिस्ट देख के पहले ही फील जे बहुत काम है यार, इसके पास तो इतने सारे क्लाइंट है, बहुत काम कर रहा है। अच्छा, इसमें सब नाम आएगा, क्लाइंट का नाम, नेचर ऑफ एश्योरेंस यू हैव गिवन, फीस चार्ट सब दिया रहता है। तो पहले वो जे फील करेगा, फिर वो उसमें से सिलेक्ट करेगा कि यार चलो इनमें से मैं इनका क्या करूंगा, रिव्यू करूंगा। तो क्या करते हैं, पीयर रिव्यूअर को सैंपल सिलेक्शन करना पड़ता है, बाद में वो चेंज कर सकता है, ऐसा अमेंडमेंट हुआ है, पहले ऐसा स्पेसिफिकली नहीं था। तो आप एक सैंपल सिलेक्ट करोगे कि भैया प्रैक्टिस यूनिट तुम्हारे ये 5 क्लाइंट है, कौन कौन से क्लाइंट है, चलो एक तो तुमने इंडिगो एयरलाइंस का ऑडिट किया है, चलो एक मैं उसको चेक करूंगा, एक तुमने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी का ऑडिट किया है, एक उसको उस अश्योरेंस असाइनमेंट के वर्किंग पेपर्स में चेक करूंगा, एक हमने देखा है कि तुमने लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉन्करेंट ऑडिट असाइनमेंट लिया है, एक वो वाला मैं चेक करना चाहूंगा। तो ऐसे करके आप 5, 10, 15, 20 जितने भी सैंपल सिलेक्ट करने आप टिक करके उसको बोल दो ये असाइनमेंट से जो मैं चेक करना चाहूंगा। कितने समय में? 7 दिन। तो you'll have to select a sample of assurance services to be reviewed within 7 days of receiving the information. आपको कोई भी एडिशनल क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप ले सकते हो, फिर आप प्लान करोगे ऑन साइट रिव्यू। ऑन साइट रिव्यू जो प्लान किया जाएगा उसके लिए कम से कम आपको 5 डेज का इंटीमेशन देना है, यानी ऐसा नहीं बोलना कल आ रहा हूं मैं, कम से कम 5 दिन का इंटीमेशन उसको देना पड़ेगा आपको। और कोशिश करना कि 60 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन टू प्रैक्टिस यूनिट ऑफ इट सिलेक्शन ऑफ रिव्यू, यानी जिस दिन पीयू को बोला था कि यार तेरा रिव्यू कराना, उसके 60 दिन के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस हो जाना चाहिए। ये सब हो गया, अब आप उसके यहाँ पे जा बैठो। तो एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, you will have to visit, so you can visit any of the head office branch of the practice unit but you cannot stay there for more than 7 working days। पहले 7 to 15 होता था, अब 7 मैक्सिमम, यानी आप उसके यहाँ पे मैक्सिमम कितने दिन के लिए डेरा जमा सकते हो, बस 7 दिन, उससे ज्यादा नहीं। That's it। सर हमें जाना ही नहीं है, तो ICAI ने फरवरी में क्लैरिफिकेशन दिया है कि कोविड वगैरह के कारण कई सारे पीयर रिव्यू ऑनलाइन कंडक्ट किए गए, वर्चुअल मोड में किए गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। उसकी कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगी और रिव्यूअर को रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि ऑनसाइट रिव्यू वर्चुअली किया गया था, फिजिकली जाके नहीं किया गया था। अब आप वहां जाओगे तो आप क्या करोगे, तो मैंने आपको बोला था ना कि ये एज सच क्या है, दिस इज मोर ऑफ अ कंप्लायंस रिव्यू। तो आप सबसे पहले इसमें कंप्लायंस रिव्यू चेक करोगे, रट्टा मारने की चीज है। कंप्लायंस रिव्यू में आपको IMOSO चेक करना है, आई फॉर इंडिपेंडेंस। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि अब देखो आप एक चीज समझो, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पीयर रिव्यू और अपॉइंटेड हूँ। मैं किसका पीयर रिव्यू और अपॉइंटेड हूँ? PwC का पीयर रिव्यूअर हूँ। तो PwC के पीयर रिव्यू में मैंने क्या किया, उसके कुछ क्लाइंट्स जिसका पीयर रिव्यू PwC के कुछ क्लाइंट्स जिसका उसने अश्योरेंस ऑडिट किया है, वो मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं वहां जाके पहले उसके सिस्टम चेक करूंगा। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्या इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के वहां प्रॉपर सिस्टम है या नहीं। सेकंड, क्या प्रॉपर सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ स्किल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्टाफ, एम्प्लॉय, पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर, यानी SA 220 या SQC 1 है या नहीं। देन जरूरत पड़ने पे क्या आउटसाइड कंसल्टेशन लिया जाता है, और कंसल्टेशन लेते हैं तो SA 220 स्पेसिफिकली बताता है कि एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है, कैसे लेना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आउटसाइड कंसल्टेशन। स्टाफ का रिक्रूटमेंट, सुपरविजन, डेवलपमेंट, वापस ऐसे 220 या SQC 1 में दिया गया है कि यू हैव टू हैव अ प्रॉपर HR पॉलिसी इन प्लेस, तो उसका कंप्लायंस आप चेक करोगे। एंड फाइनली आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रखना है, एक्स्ट्रा आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, आर्टिकल की स्टाइपेंड, वर्क स्टेटमेंट, ये सब चीजें। तो कंप्लायंस रिव्यू में ये 5 एरियाज को आपको चेक करना है, रट्टा लगा लो। अच्छा, ये जो अपन ने सैंपल सिलेक्ट किया था, ये सैंपल सिलेक्शन का बेसिस क्या होगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए 1 से ज्यादा बार। हाउ डू द पीयर रिव्यूअर डिसाइड्स, तो आप PW का पीयर रिव्यू करने जा रहे हो, तो उसके कौन कौन से क्लाइंट्स को आप सैंपल में सिलेक्ट करोगे, दैट शुड डिपेंड ऑन, ऑब्वियस सी बात है, इट विल डिपेंड ऑन द नेचर, साइज एंड फीस चार्ज्ड फॉर ईच ऑफ द क्लाइंट। बड़ी फीस वाले डेफिनेटली शामिल करेंगे, पर ऐसा नहीं है सिर्फ बड़ी शामिल करें। यू शुड ऑल्सो चेक
द साइज एंड नेचर ऑफ द एश्योरेंस सर्विस। यू शुड चेक कौन सी एंगेजमेंट में कितने पार्टनर मेंबर्स इन्वॉल्व थे, जिसमें बड़ी टीम का इन्वॉल्वमेंट है डेफिनेटली उसको आप शायद कवर करना चाहेंगे। फीस चार्ज रिसीव्ड, जीएसटी पेड, प्रपोर्शन ऑफ टोटल फीस चार्ज, उसका प्रपोर्शन कितना है वो भी हो गया। प्लस आप ये भी देखिए कि प्रैक्टिस यूनिट की कितनी लोकेशन ब्रांच ऑफिस है, तो आप चाहेंगे शायद कि अलग अलग लोकेशंस के एटलीस्ट कुछ कुछ असाइनमेंट चेक किए जाएं। What is the methodology which practice unit is adopting to accept new assurance assignment, उसको भी आप देखिए, और उनके क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स जो वहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि आपने सुना होगा ऐसे 220 SQC 1 में एक्सेप्टेंस और रिटेंशन ऑफ क्लाइंट की पॉलिसी होती है, तो उसके बेसिस पे भी आप देख सकते हैं। तो हो सकता है वो लोग कुछ क्लाइंट्स को एक्सेप्ट करते समय कैटेगराइज करते हो हाई रिस्क लो रिस्क, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करें कि चलो यार इसको अपन सिलेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये है दोस्तों कि जो आपका इनिशियल सिलेक्शन है आप चाहें तो बाद में उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलो, कंप्लायंस रिव्यू हो गया, इसके बाद सब्सटेंसिव रिव्यू कहलाता है। तो देन यू विल हैव टू डू द सब्सटेंसिव रिव्यू। तो रिकॉर्ड्स का रिव्यू करोगे तो सब्सटेंसिव अप्रोच। तो अब आपका रिव्यू का तरीका क्या होता है, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि आप ये 3 तरह के प्रोसीजर्स लगा सकते हो। मेथड्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स जो अपन देखते हैं, अलग अलग मेथड्स ऑफ अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे ऑडिट नहीं है, रिव्यू एग्जामिनेशन है। तो एग्जामिनेशन कैन बी थ्रू ऑब्जर्वेशन, आप चीजें देख सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो आप लोगों से वहाँ पे, या फिर सबसे सही तरीका होगा इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये तरीके से आप क्या करोगे, अपने प्रोसेसेस लगाओगे। कंप्लायंस अप्रोच में आपको बेसिकली चेक करना है कंट्रोल प्रॉपर है या नहीं है। किससे रिलेटेड, अश्योरेंस सर्विस, इंटरनल कंट्रोल, सब्सटेंसिव चेक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन, कंक्लूजन रिपोर्टिंग। तो पीडब्ल्यूसी का लेट्स से फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट अपन ने पकड़ा, लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट इज इंडिगो एयरलाइंस। तो मैं ये चेक करूंगा कि यार इंडिगो एयरलाइंस ऐसे जो भी आपके क्लाइंट होते हैं उनमें आप क्या इंटरनल कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे लगाते हो, सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स कैसे लगाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन चेक कराए या नहीं कराए, आपने जो कंक्लूजन रिपोर्ट बनाई है क्या वो आपके वर्क के बेसिस पे है या नहीं, आपका इसका सिस्टम है या नहीं, ये सब चेक करने का है। नॉर्मली एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू के दौरान भी चेक करता है सब चीज़। और फिर आप क्या करो, आप वर्किंग पेपर्स मंगा लो। किसके, तो जैसे आपने इंडिगो एयरलाइंस क्लाइंट सिलेक्ट किया है पीडब्ल्यू का, तो इंडिगो एयरलाइंस की वर्किंग पेपर फाइल मंगा लो पीडब्ल्यू की, और उसको पलटा पलटा के इंस्पेक्ट करके देखो कि क्या सारे टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड का कंप्लायंस हुआ है, और क्या अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है, और क्या क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट जो बनाई गई है वो प्रॉपर है। कैसे देखोगे, फाइंडिंग्स क्या थी, मिस स्टेटमेंट कहाँ मिले, क्या उनको वो रिस्पॉन्ड प्रॉपरली किया या नहीं किया, स्टफ लाइक दैट। तो रिपोर्टिंग पे आऊँ उससे पहले मैं आपको अप्रोच समझाता हूँ। हमारे पीयर रिव्यूअर की अप्रोच क्या होना चाहिए जब वो रिव्यू करेगा, तो उसका नजरिया क्या होना चाहिए। तो देखो नजरिया कैसा है, सबसे पहले आप क्या करो, आप अपना स्कोप समझ लो। तो पीयर रिव्यू स्टेटमेंट या एंगेजमेंट लेटर से आपको समझ में आएगा कि भैया आपको रिव्यू क्या करना है। फिर आप ये डिसाइड कर लो आपकी सैंपल साइज कितनी होगी, नंबर ऑफ एश्योरेंस असाइनमेंट कितने हैं जिसको आप रिव्यू करना चाहते हो। उसके बाद में आप अगर उनके पास डॉक्यूमेंटेड चीजें नहीं है तो आप उनसे इंक्वायरी कर लो कि भैया आप कैसे कोई असाइनमेंट को एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। तो पीडब्ल्यू तुमने इन क्लाइंट्स का ऑडिट एक्सेप्ट किया नहीं किया, तो उसका बेसिस क्या है, उससे मेरे को समझ में आएगा कि मैं मेरे सैंपल को रिव्यू करूं क्या। और फिर उसके बाद आप कंप्लायंस और सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स का कॉम्बिनेशन लगाओ जैसा अपन देख रहे हैं। इसको लगाने का उद्देश्य क्या है, क्या पॉलिसी और प्रोसीजर आपके सफिशिएंट है टू एंश्योर कंप्लायंस विद टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स, और क्या वो स्टाफ को कम्युनिकेटेड है। और इसमें आप वर्किंग पेपर्स चेक करके देखोगे कि जो कंक्लूजन है फाइंडिंग्स के अनुसार है या नहीं। तो वर्किंग पेपर में भाई जो रिपोर्ट बनी है वो अनमॉडिफाइड है, तो आपकी फाइंडिंग्स भी ऐसी होना चाहिए कि कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, या है तो मटेरियल नहीं है, या मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब जब आप रिकॉर्ड्स इवैल्यूएट करते हो तो फाइनली आपको क्या चेक करना है। तो देखो एक चीज समझो, अब आप कोई डिटेल में रिकॉर्ड में एक एक चीज तो पढ़ने नहीं वाले हो, तो मेनली आप क्या करोगे, यू विल फाइंड और बेसिकली लुक एट सिग्निफिकेंट थिंग्स। तो जितने सिग्निफिकेंट इश्यूज, मैटर्स, प्रॉब्लम्स ऑडिट के दौरान पीडब्ल्यू यानी मेरे प्रैक्टिस यूनिट को फेस हुई थी, वो वर्किंग पेपर में कहीं दिखेगी, उसका क्या हुआ ये देखो। जो उसके सिग्निफिकेंट डिसीजंस उसने लिए थे, प्रोफेशनल जजमेंट, सिग्निफिकेंट मैटर्स, उसके डॉक्यूमेंटेशन से देखो वो प्रॉपर है या नहीं है। फाइनली क्या एडिक्वेट ऑडिट एविडेंसेस गैदर किए गए टू सपोर्ट द कंक्लूजन डॉन, सही है या नहीं। तो ये आपकी अप्रोच होती है रिव्यू करने की। इसके बेसिस पे आप एग्जीक्यूशन करोगे एंड देन देयर विल बी रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के अंतर्गत सिंपल सा क्या होगा, आपने पूरा रिव्यू कर दिया, उसके बाद आप अपनी पीयर रिव्यू रिपोर्ट बनाओगे, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनेगी, वो रिपोर्ट दी जाएगी प्रैक्टिस यूनिट को। अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशंस है, क्वालिफिकेशन है, उसके जवाब लेंगे। आप सेटिस्फाइड हो जवाब से, क्लीन रिपोर्ट बना के एक कॉपी यूनिट को और एक बोर्ड को दे दो, उसके बेसिस पे सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा।
पर आप संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकते हो, उसकी भी एक कॉपी प्रैक्टिस यूनिट को और एक कॉपी बोर्ड को दी जाएगी। फिर बोर्ड आपको बोलेगा कि भैया जो जो क्वालिफिकेशन है उनको सुधारो, फिर आपका फॉलो ऑन ऑडिट होगा जो 1 साल के अंदर होगा। तो फॉलो ऑन ऑडिट 1 साल पहले नहीं होगा, 1 साल के बाद होगा, लेकिन अगर बोर्ड चाहे तो उस टर्म को कम करके 6 महीना कर सकती है, पर मिनिमम 6 महीने का समय प्रैक्टिस यूनिट को देंगे सुधारने के लिए। फिर फॉलो ऑन ऑडिट की भी रिपोर्ट मॉडिफाइड आई तो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की बात हो सकती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों जो पीयर रिव्यू रिपोर्ट का होता है, विच आई जस्ट क्विकली एक्सप्लेन। इसमें टाइमलाइंस आपको सिर्फ ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको रिपोर्ट दी है तो जो आपको क्वालिफिकेशंस दिए हैं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में उसकी 5 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट आई तो आपको बोर्ड 3 महीने के अंदर अंदर सर्टिफिकेट दे देगी। सर्टिफिकेट में वैलिडिटी पीरियड होगा कि ये सर्टिफिकेट कितने साल तक वैलिड है, जो 3 साल के पीरियड के लिए होगा। कोविड में हालांकि कई सारे एक्सटेंशंस दिए गए थे लेकिन अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट है तो फिर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो आपको रीजन दे दिए जाएंगे कि भाई सर्टिफिकेट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि रिपोर्ट मॉडिफाइड है, और फॉलो ऑन ऑडिट की आपको डिटेल दे दी जाएगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है और आपका अगला पीयर रिव्यू ड्यू है तो कम से कम 1 महीने पहले आप सारी इंफॉर्मेशन आईसीआई की यही पीयर रिव्यू बोर्ड को दे दे ताकि आपका अगला पीयर रिव्यू हो सके, क्योंकि 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड आपका पीयर रिव्यू ऑर्गेनाइज करता है। पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू में क्या डिफरेंस है? एक का उद्देश्य आपके क्वालिटी रिव्यू डेफिशिएंसीज निकालने के उद्देश्य से किया जाता है, लैब्स निकालता है, डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है। पीयर रिव्यू बेसिकली किया जाता है इस उद्देश्य से कि वो आपके सिस्टम्स को देख सके प्रॉपर है या नहीं है और सपोर्ट कर सके उसके इंप्रूवमेंट के लिए। दैट इज बेसिकली अ रिव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। सैंपल फाइल्स आर चेक्ड। यू डोंट इंटेंड टू फाइल फॉल्स बट टू डेवलप इफेक्टिव सिस्टम्स। It is aimed at improving the quality of service. It is not acting as a deterrent, but it helps as a support. Whereas quality review, which is a separate chapter, एक पर्टिकुलर असाइनमेंट में अगर डाउट है कि गड़बड़ किया है काम तो उसको चेक करके देखेंगे काम गड़बड़ है क्या, और है तो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करेंगे। चलिए, फॉलो ऑन ऑडिट मैंने आपको बता दिया, मॉडिफाइड रिपोर्ट के केस में होगा, उसका क्या पीरियड है ये बता दिया। इन सब के अलावा एक इंडिपेंडेंस का, प्रैक्टिस यूनिट के इंडिपेंडेंस की बात करें तो जब आपको मैंने बताया था आई मोसो चेक करना है, हमें इंडिपेंडेंस देखना है, फिर हमें देखना है मेंटेनेंस प्रॉपर है या नहीं है चीज़ों का, फिर उसके बाद आउटसाइड कंसल्टेशन प्रॉपर है, स्टाफ का सुपरविजन स्किल्स डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, एंड देन अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट एक हमारा ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर है या नहीं। उसमें इंडिपेंडेंस जब आप चेक करोगे, कौन? पीयर रिव्यूअर, किसकी? प्रैक्टिस यूनिट की। तो क्या ध्यान रखिएगा, तो इंडिपेंडेंस और प्रैक्टिस यूनिट चेक करते समय आपको एक पॉलिसी देखना है कि भैया इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर और स्टाफ इंश्योर की जाती है नहीं। तो पीडब्ल्यूसी जिसका ऑडिट कर रहा है उसके क्लाइंट के साथ उसका पार्टनर, उसकी टीम इंडिपेंडेंट है यानी उसकी कोई पॉलिसी है, क्या ये पॉलिसी वेल कम्युनिकेटेड है स्टाफ मेंबर को, क्या उसका मॉनिटरिंग हो रहा है और पीरियोडिकली क्लाइंट के साथ रिव्यू हो रही है ताकि कोई भी इंडिपेंडेंस की थ्रेट है तो उसको समय पे करेक्ट किया जा सके। पीयर रिव्यू के केस में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं जिसको आप देख सकते हो, लेकिन ये इस तरह का एक पॉपुलर क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिसेंट पास्ट में देखने को मिला है। मैं आपको अपनी क्वेश्चन बैंक से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दिखाता हूँ। आरटीपी दिसंबर 2021 का ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आरटीपी में जो दिया है उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन पीयर रिव्यू के आईसीआई के स्टडी मटेरियल 2022 से पहले की जितने भी पब्लिकेशन में आए वो सब पुराने फॉर्मेट या पुराने पीयर रिव्यू स्टेटमेंट के बेसिस पे आंसर दिए। नए और पुराने में सबसे बड़ा डिफरेंस है तो एक वो प्लानिंग ऑफ पीयर रिव्यू प्रोसेस में है जो टाइमलाइंस है, और दूसरा पीयर रिव्यूअर की एलिजिबिलिटी में, और तीसरा प्रैक्टिस यूनिट के क्लासिफिकेशन में। वो सबसे बड़ा चेंज है, इसलिए उसको इंपॉर्टेंटली आपको फोकस करके पढ़ना चाहिए। तो यहां पे देखिए, कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये अलग अलग तरह के क्या कर देते हैं, तो ये बोलते हैं कि भैया एक प्रैक्टिस यूनिट है और वो प्रैक्टिस यूनिट के पास इस तरह के क्लाइंट है, तो इन क्लाइंट के बेसिस पे प्रैक्टिस यूनिट का क्लासिफिकेशन लेवल 1 या 2 क्या होगा ये बताओ। एमटीएन कंपनी है, ये कौन है? सीए फर्म का नाम है, सॉरी, और वो किसका, उसका क्लाइंट कौन है? तो ये सीए फर्म स्टैट्यूटरी ऑडिट एक प्राइवेट कंपनी का कर रही है जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ रुपीस है। तो हमने पढ़ा है 250 करोड़ उससे ज्यादा की नेटवर्क के अंतर्गत आप लेवल 1 हो जाओगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि एमटीएन कंपनी इज अ लेवल 1 एंटिटी फॉर पीयर रिव्यू। जीबीएल कंपनी ने स्टार्ट ऑडिट कंडक्ट किया है म्यूचुअल फंड का, तो नेचर ऑफ कंपनी से म्यूचुअल फंड का किया है तो लेवल 1 एंटिटी हो गई। IML Associates start audit of company registered under Section 8 of Companies Act, but is not covered under public interest entities. Okay. However, it has raised contribution of 60 करोड़, 50 करोड़ से ऊपर के अगर आप कोई भी contributions raise करते हो, even with form of donations, तो level 1 entity हो जाते हो, तो ये भी level 1। BTS ने statutory audit एक unlisted public company का किया है,
तो ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो लिस्टेड तो नहीं है, जिसकी नेटवर्थ 4 करोड़ है, तो ये डेफिनेटली हमारी जो लिमिटेड नेटवर्थ की 50 करोड़ उससे 100 करोड़ की सॉरी उससे कम है, और टर्नओवर 55 करोड़ है जो 250 करोड़ से कम है। इस लॉजिक से ये लेवल 1 एंटिटी नहीं है। पर आगे कहा गया है नेटवर्थ ऑफ इट्स पेरेंट इज 325 करोड़। ध्यान रखना दोस्तों, जो बिफोर अमेंडमेंट पीयर रिव्यू स्टेटमेंट था उसके अंदर कहा गया था कि अगर एक एंटिटी लेवल 1 है तो फिर उस केस में उसकी सब्सिडरीज को भी लेवल 1 क्लासिफाई किया जाए। यानी आप एक प्रैक्टिस यूनिट हो और एक ऐसी एंटिटी का ऑडिट करते हो जो लेवल 1 है, तो ध्यान रखना कि लेवल 1 किसे क्लासिफाई किया गया है, तो जिसका नेटवर्क टर्नओवर या लिमिट क्रॉस करता है वो लेवल 1 है, और कोई एंटिटी लेवल 1 है तो उसकी सब्सिडरी भी लेवल 1 हो गई। ठीक है, तो इसलिए पहले क्या होता था, कोई क्वेश्चन आता था कि जिसमें दिया जाता था कि भाई आप एक सब्सिडरी हो एक ऐसी कंपनी की जिसका लेट्स से फॉर एग्जांपल नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है, तो क्योंकि नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है होल्डिंग कंपनी की, तो वो लेवल 1 हो गई। पर पुराने प्रोविजंस बोलते थे कि अगर कोई क्लाइंट अगर कोई की नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है तो वो लेवल 1 हुआ, तो उसकी सब्सिडरी भी लेवल 1 एंटिटी हो जाएगी। या यूं कह लो कि अगर आप उसकी सब्सिडरी का भी अश्योरेंस सर्विसेज देने का काम कर रहे हो तो आपकी सीएफ फर्म लेवल 1 हो जाएगी। एक्चुअल में हम प्रैक्टिस यूनिट को लेवल 1 2 क्लासिफाई कर रहे हैं। अब ऐसा कोई प्रोविजन मैंने ना पढ़ाया है ना अब है, तो पीयर रिव्यू स्टेटमेंट में अब कहीं पर भी आपको लिखा जाए कि हमारा पेरेंट या सब्सिडरी ऐसा है तो उसके बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन चेंज नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे क्या कहना पड़ेगा कि अगर पेरेंट की नेटवर्थ 325 करोड़ है तो हम बोलेंगे कि भैया पेरेंट की नेटवर्थ के बेसिस पे सब्सिडरी का क्लासिफिकेशन नहीं होता है। हेंस सब्सिडरी अपने आप में एक ऐसी एंटिटी है जिसका ऑडिट करने से मेरा पीयू लेवल 1 नहीं कहलाएगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि हमारी सीए फर्म बीटीएसएन कंपनी क्या है, लेवल 2 है। बट अगर मैं इनडायरेक्टली देखूं तो क्योंकि पेरेंट की नेटवर्थ 325 करोड़ है और हमने इंडेस में अगर ध्यान दिया हो तो इंडेस कहता है 250 करोड़ से ज्यादा की जिसकी भी नेटवर्थ है उसे इंडेस फॉलो करना है, और अगर कोई कंपनी पे इंडेस लगता है तो उसकी सब्सिडरी पे भी इंडेस लगता है। तो उस लॉजिक से अगर पेरेंट पे इंडेस लग रहा है तो उसकी सब्सिडरी पर भी इंडेस लगेगा, और इंडेस फॉलो करने वाली सारी कंपनी का ऑडिट करने वाले सीए फर्म्स लेवल 1 कहलाते हैं। उस रिश्ते से हो सकता है बीटीएस लेवल 1 हो जाए। ऐसा कोई क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मटेरियल में नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन आईसीआई की उसके अमेंडमेंट आने के बाद की आरटीपी एमटीपी में नहीं। पर पुराने क्वेश्चन जो है, पुराने क्वेश्चन में कई जगह आप देखेंगे तो उन्होंने ये चीज ही डिलीट कर दी है या इग्नोर कर दिया है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं वो इनडायरेक्ट एप्लीकेशन करूं तो उस केस में मैं कह सकता हूं कि भैया फिर क्योंकि ये इंडेस फॉलो करती होगी, कौन सी एंटिटी, ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, क्योंकि इसकी होल्डिंग इंडेस फॉलो कर रही है, उस रिश्ते से इसका ऑडिट करने वाला प्रैक्टिस यूनिट लेवल 1 हो जाएगा। पर क्योंकि ये एक डिराइव्ड आंसर है इसलिए आपको आंसर कंडीशनल देना चाहिए। तो आप लिखना कि ये लेवल 1 होगी अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडेस से बना रही हो सकता है भैया कि ये इंडेस से नहीं बनाती हो ऐसा, हालांकि सिर्फ बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी को एग्जाम्पशन है, और बैंकिंग इंश्योरेंस के आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो वो तो ऐसे ही अपने आप में आपको लेवल 1 प्रैक्टिस यूनिट बना देगा। खैर छोड़िए, इतना ज्यादा नहीं करते, तो ये पूरी डिटेलिंग आपको दी गई है। और फाइनली टीजेके एंड एसोसिएट, they have conducted statutory audit of LLP which has raised a loan of 35 crore, तो फंडिंग इज लेस देन 50 crore एंड लोन ऑफ 10 crore फ्रॉम एनबीएफसी, तो मिला के भी 50 से कम है, तो इस कारण से आप लेवल 2 ही रहोगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, ये मैंने कवर करा दिया। इसी के साथ आपका पीयर रिव्यू स्टेटमेंट कवर हो जाता है। यही पूरा आपका अमेंडमेंट वाला पोर्शन है, क्वालिटी रिव्यू में ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो दिस कंप्लीट्स योर डिस्कशन ऑन पीयर रिव्यू एज वेल। प्लीज डू इट वेरी वेरी रिलीजियसली एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर May 22 एग्जाम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।